हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर आपका क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक का दूसरा चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन रोहिलहल्ला मंडेला पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जानेंगे नेल्सन मंडेला के बारे में, और इस चैप्टर का हिंदी समरी स्टोरी को मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा इस पे, और एक एक चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। हम सबसे पहले बात करेंगे दो ग्रेट लीडर्स के बारे में, दो ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में जो पूरे वर्ल्ड में मतलब एक तरह के काम ही किए हैं दोनों, और पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हैं। आप इनका चेहरा देख रहे हैं, इन्हें आप जानते होंगे। ये महात्मा गांधी हैं जो इंडिया के फ्रीडम फाइटर हैं, और ये राष्ट्रपिता भी इन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन। इनका जो योगदान देश में है, इनका जो योगदान देश में रहा, ऐसा ही योगदान, ऐसा ही कुछ योगदान, बल्कि मतलब अपने देश के लिए और भी कहीं ज़्यादा डेडिकेटेड योगदान रहा है नेल्सन मंडेला का, साउथ अफ्रीका के लिए। और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, और इसीलिए वो काफ़ी बहुत ज़्यादा फाइट किए हैं रेसिज्म के ख़िलाफ़, और फाइनली उनको विक्ट्री भी मिली रेसिज्म के अगेंस्ट। और ये मतलब पूरे वर्ल्ड में ये अपने काम के लिए जाने जाते हैं। ये दो ऐसे पर्सनालिटी हैं, एक है महात्मा गांधी, दूसरा नेल्सन मंडेला, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे ये चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में। ये नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, जैसे मैं पहले बताया, और ये काफ़ी ग्रेट पर्सनालिटी जिसे कहें। और नेल्सन मंडेला को इतना मतलब मान सम्मान मिलता है पूरे देश, पूरे दुनिया में इतना मान सम्मान मिला, और अभी भी इतना इज्जत है कि मतलब लोग वहाँ के जो नेटिव्स हैं, नेटिव्स के लिए तो ये मसीहा है एक तरह का। जो साउथ अफ्रीका के नेटिव जो है, मूलवासी जो हैं, उनके लिए एक मसीहा है, क्योंकि इन्होंने ही साउथ अफ्रीका में एक तरह से कहा जाए तो डेमोक्रेसी लाए थे, मतलब कि लोकतंत्र का स्थापना करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए शुरू करते हैं, स्टोरी को शुरू करते हैं। हम लोग एक एक चीज़ों को डिस्कस करते हैं, क्या है स्टोरी क्या नहीं है। बच्चों ये सबसे पहले हम लोग स्टोरी को शुरू करने से पहले हम लोग इसे थोड़ा बिफोर यू रीड चैप्टर में जो पहला दो चार लाइन है उसको पढ़ते हैं, क्या स्टोरी कहता है, क्या किसके बारे में लिखा गया, वो समझने में इजी होगी। अपर्थेड, अपर्थेड एक सिस्टम है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है। अपर्थेड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। बच्चों सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया में कास्टिसिज्म जैसे हम देखा करते थे, अभी भी है कुछ हिस्सों में, हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाज़त नहीं देता, अलाउ नहीं करता, लेकिन भी कई हिस्सों में यह देखा जा सकता है कि जात के नाम पे भेदभाव है। तो जहाँ इंडिया में जात के नाम पे भेदभाव पुरानी माने पुराने समय से चली आ रही है, अभी संविधान इस चीज़ का इजाज़त नहीं देता, कानून इजाज़त नहीं देता, बहुत हद तक कम हुआ है, एजुकेशन का स्तर बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही है। ऐसा ही एक परंपरा था, एक या फिर एक सिस्टम बन गया था, ये कास्ट पे नहीं लेकिन रेस पे, कलर पे भेदभाव करता था, कलर कलर के बेसिस पे, कि कोई गोरा है तो इस पद पे जा सकता है, काला है तो नहीं। ऐसे ही एक कंट्री है साउथ अफ्रीका, जहाँ पे रेसिज्म इतना ज़्यादा हावी था कि बड़े बड़े पदों पे, बड़े बड़े लेवल पे, या फिर पॉलिटिकल सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ गोरे लोगों का कब्जा था। वहाँ के जो नेटिव्स थे, मूल निवासी थे, जो वहाँ के एक तरह कहें तो ट्राइबल्स या नेटिव्स, जो वहाँ के एकदम मूल निवासी इंडिजिनस पीपल जो थे वहाँ के ब्लैक लोग, वो मतलब ये सारी चीज़ों से वंचित थे। कहीं भी पॉलिटिकल सिस्टम में उनका कोई भी जरा सा भी भागीदारी नहीं थी। तो ये वही एक सिस्टम को बोलते हैं अपर्थेड। अपर्थेड ऐसा सिस्टम है जहाँ जो भेदभाव करता है, जो सेपरेट करता है लोगों को रंग के आधार पे, जो सेपरेट करता है लोगों को किसके आधार पे, रंग के आधार पे। गोरा है तो इस पद में जा सकता है, काला है तो नहीं जा सकता है। तो ये है अपर्थेड। कैन यू से विच ऑफ थ्री कंट्रीज नेम बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। आज तक मैंने रिसेंट तक, अभी तक तो नहीं, ख़त्म हो चुकी है सारी चीज़ें, लेकिन रिसेंट मतलब हाल ही फिलहाल में 1994 तक, 90s तक ये चला। फोर में जब
ब्लैक प्रेसिडेंट पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला, तब ये सारी सिस्टम ख़त्म हुई। तो तब तक ये सारा सिस्टम था, अपार्थाइड का सिस्टम था कि सिर्फ गोरे लोग ही पॉलिटिकल जो सिस्टम है वहाँ पे गोरे लोगों का ही सिर्फ कब्जा था। तो वो देश है साउथ अफ्रीका, अभी उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला के बारे में क्या आपने सुना है? कि ज़रूर सुना होगा, जैसे मैं अभी बताया, आप उससे पहले भी बहुत पॉपुलर फिगर हैं ये। मंडेला एंड हिस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उनका पॉलिटिकल पार्टी जो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। जैसे अब यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। स्पेंड ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, और इसका एक ही मकसद था कि हम अपार्थाइड के खिलाफ लड़ेंगे, और पूरा अपना लाइफ उसमें लगा दिए। इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन सॉरी मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर इन प्रिजन, लगभग 30 साल वे जेल में भी बिताएं। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, उसके बाद पहली बार 1994 में 1994 में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुई, इलेक्शन मतलब चुनाव हुई। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, ये नया राष्ट्र जो लोकतांत्रिक राष्ट्र बना साउथ अफ्रीका, उसका पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला। और तभी से लोकतंत्र की स्थापना होती है कहाँ? साउथ अफ्रीका में। और एक मतलब इसको लेके बीबीसी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त एक आर्टिकल लिखा था इस पे, और उसका हेडिंग जो दिया था काफ़ी कंट्रोवर्शियल कहें या फिर बहुत ही ज़्यादा उस समय के लिए एक तरह का काफ़ी कहते हैं कि लोगों का ध्यान को मतलब ऐसे आर्टिकल लिखा ऐसे हेडिंग के साथ कि लोगों का ध्यान मतलब अपनी ओर खींचने में काफ़ी हद तक सक्षम रहा। एक तरह का कंट्रोवर्शियल ही हेडलाइन था। हम लोग देखेंगे आगे, अभी मैं उस आर्टिकल को दिखाऊंगा फिर स्टोरी को बताऊंगा। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस हिज ऑटोबायोग्राफी, ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी हम लोग उसे कहते हैं जो अपने लाइफ के बारे में खुद लिख रहा हो। अगर मेरी लाइफ के बारे में मैं खुद कुछ लिखता हूँ तो वो होगी मेरी ऑटोबायोग्राफी, अगर मेरे लाइफ के बारे में कोई और लिखता हो तो होगी वो बायोग्राफी। और इसी तरह बायोपिक का कंसेप्ट है, जो अभी एम एस धोनी अनटोल्ड स्टोरी आप देखें, बायोपिक मतलब पिक्चर जो किसी के बारे में बता रहा है, उसका लाइफ स्टोरी, लाइफ का जो स्ट्रगल है, ये सारी चीज़ों को बता रहा है, तो उसको बायोपिक कहते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, एक ओकेजन के बारे में ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो अभी पढ़ेंगे हम लोग। द इनोग्रेशन, क्या इनोग्रेशन मतलब इस शपथ ग्रहण का बात कर रहे हैं कि जब पहली बार जो ये इलेक्ट होके आए एज ए प्रेसिडेंट, तो इनोग्रेशन सेरेमनी जो हुआ, स्वेरिंग सेरेमनी जिसे आप कह सकते हैं, शपथ ग्रहण समारोह, उस समय के लिए ये लिखा हुआ है क्या 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 हुआ क्या नहीं, कैसे कैसे प्रोग्राम्स हुए। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? check your guess with the check your guess with this news item from the BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में एक न्यूज़ आर्टिकल छपा था 10 में 1994 को, और ये आर्टिकल आप देखेंगे उसके बाद समझ में आए कि किस ओकेजन के बारे में बात हो रही है। तो आर्टिकल ये रहा, सबसे हेडलाइन था ये कि मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, यहाँ ब्लैक प्रेसिडेंट, पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। इसे लिखा जा सकता था कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका या रिपब्लिक साउथ अफ्रीका, ऐसे लिखा जा सकता था, लेकिन यहाँ पे यूज किया गया फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मतलब ब्लैक वहाँ के जो नेटिव्स थे, मूल निवासी थे, इतने मतलब पीछे थे हर जगह, या पॉलिटिकल सिस्टम में इनका मतलब इतना अनदेखी किया जाता था कि जब पहली बार नेल्सन मंडेला बने तो कुछ इस तरह से हेडलाइन बनाया गया। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरी ऑफ वाइट रूल। 3 सेंचुरी माने 300 साल से भी ज़्यादा वाइट लोग का रूल था वहाँ पे, गोरे लोगों का शासन चला। उसके बाद नेल्सन मंडेला का अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जीतती है, 400 में से 252 सीट, 252 सीट लाती है, और ये अपना मतलब सरकार बनाती है। ये पहले प्रेसिडेंट बनते हैं वहाँ के, इलेक्टेड होते हैं ब्लैक प्रेसिडेंट, और इस तरह से उस समय से यहाँ लोकतंत्र स्थापित होती है। अब ये देखते हैं कि ये सेरेमनी कहाँ हो रही थी, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग्स
एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, प्रिटोरिया में ये एम्पी थिएटर यूनियन बिल्डिंग में ये इनोग्रेशन सेरेमनी हुई, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। 140 से ज़्यादा देशों के डिग्निटरीज, 140 देशों से के 140 देशों से भी ज़्यादा के डिग्निटरीज, वहाँ के गणमान्य लोग आए, शामिल हुए उस इनोग्रेशन सेरेमनी में। नेवर 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 अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला in his address. Jubilant scenes on the street of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. और ये ऐसा ओकेजन था कि ब्लैक वाइट सभी कलर के लोग, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे, सब एक साथ 1 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए एक जगह से और ये इस दिन को एंजॉय कर रहे थे। स्टोरी में देखते हैं क्या है। ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला का, जैसे मैं बताया। ये हाल फिलहाल में ही इनका डेथ हुआ है 2013 में। इनकी एक डॉटर इस आप स्टोरी में देखेंगे जिसका नाम है जेनानी, इसके साथ में जाती है। और ये स्ट्रगल, ये अपना जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बारे में लिखे हैं, उसी के बारे में ये चैप्टर है। और 10 मई का वो दिन है जब 10 मई 1994 जैसे मैं बताया, और कई देशों के गणमान्य इस दिन का हिस्सा बने। मंडेला ने अपने भाषण में सभी का आभार प्रकट भी किया। मंडेला ने अपने देशवासियों को आश्वासन भी दिया कि उनका देश कभी भी एक दूसरे के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। बहुत ज़्यादा लोग एक हुजूम उमड़ पड़ा था उस सेरेमनी में, और इस तरह से एक मतलब सेरेमनी का आयोजन किया गया, जो स्वेरिंग सेरेमनी जिसे आप कह सकते हैं। मतलब और ये भाषण देते हैं कि मंडेला गेव स्पीच ऑन द विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। ये जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी के पे स्पीच देते हैं। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने उस दिन सिंबॉलिक रूप से 2 तरह के 2 नेशनल एंथम गाते हैं, और सभी मतलब प्लेस टू लिबरेट हिज पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन। और उस दिन शपथ लेते हैं कि गरीबी से और जो भी भेदभाव से हमें विजय पाना है। और ये मंडेला जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, सबको ये उनका बलिदान के लिए बलिदान के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और ये 2 नेशनल एंथम, जैसे मैं बताया कि 2 नेशनल एंथम वहाँ पे गाए गए। मंडेला ने आंदोलन का कारण गोरे लोगों का काले लोगों पर अत्याचार बताया था कि जो भी आंदोलन अभी तक जो फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब किसी के अगेंस्ट हम लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन हम अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। मतलब आप इस चीज़ों को समझिए कि आइडियोलॉजी एंड सिस्टम के खिलाफ लड़ना, कोई व्यक्ति के खिलाफ या गोरों से किसी दुश्मनी नहीं है हमें, लेकिन इस सिस्टम से दुश्मनी है। ये उस अत्याचार के खिलाफ हमारी जीत है, और आंदोलन हमारा अत्याचार के खिलाफ था। ये भी बताया कि जो भी मतलब दमन हुई लोगों की, मतलब जो भी दमन हुई, इससे एक तरह का सीख ही मिला, हमें एक तरह से सीख मिला कि बहुत सारी चीज़ों, जैसे होता है ना कि कुछ जब तक इंसान को चोट लगती, चोट से भी लोग सीखते हैं कि चलो भाई दर्द होती है तो ये किया जाता है। ये जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना ने भी बहुत कुछ सिखाया है लोगों को, डिसिप्लिन सिखाया है। तो ये बोलते हैं कि आपका ये दमन जो हुआ है गोरा काला में, जो डिस्क्रिमिनेशन का जो सिस्टम रहा है, अपार्थाइड जो रहा है, हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। ये बताया कि लोगों को नफ़रत करना, मतलब नफ़रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि नफ़रत करेंगे तो प्यार को नहीं समझ पाएंगे, और नफ़रत करेंगे तो प्यार कहीं ना कहीं आपका दूर हो जाएगा आपसे।
और लेकिन नफरत अगर नहीं होगा तो प्यार को भी आप नहीं समझ पाएंगे। जब नफरत है तभी प्यार का एग्जिस्टेंस भी है। तो हम इसे एक पॉजिटिव एक सकारात्मक दृष्टि से हम इसे सोचते हैं। ये बोलते हैं कि जितने भी हमारे साथ जो भी अत्याचार हुए आप आज से उसे हम इसे पॉजिटिव तरीके से लेंगे, ना कि हम किसी के साथ दुश्मनी होगी। हमारा जो सरकार बनेगा, जो भी सरकार बनेगी, इसमें सभी को समान रूप से ट्रीट किया जाएगा। वहाँ दो तरह के नेशनल एंथम गाए गए, दो नेशनल एंथम गाए गए। एक निकोसी सिकेले जो वाइट पीपल के द्वारा गाया गया, गोरे लोगों के द्वारा, और डाई स्टेम ब्लैक लोगों के द्वारा। ये देखिए कितनी खूबसूरती है कि कोई देश का एक नेशनल एंथम होता है जो वाइट के अगेंस्ट ही, वाइट लोगों के सिस्टम के अगेंस्ट जो लड़के आए, और उस समय वाइट लोगों का जो सम्मान दे रहे हैं उस इनोग्रेशन सेरेमनी में। तो ये इनकी बड़प्पन है, और ये इनका विचारधारा कहिए कि इतना विस्तृत है कि इनको व्यक्ति विशेष से कभी किसी से दुश्मनी नहीं हुई। ये मतलब शोषण के विरुद्ध लड़े और उसमें जीत भी हासिल की। ये कहते हैं कि कंट्री इज रिच बिकॉज ऑफ इट्स पीपल, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मिनरल। इसके संसाधन से ही नहीं, लेकिन जो खनिज संपदा है उससे कोई देश मजबूत या फिर या कहें तो समृद्ध नहीं होता है, बल्कि वहाँ के लोगों से होता है। लोग जैसे होंगे उतनी समृद्ध और देश होगा। पीपल शुड लव अदर्स एंड नॉट हेट देम ड्यू टू कलर। लोगों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, सिर्फ इसलिए किसी से नफरत नहीं करना चाहिए कि उसका कलर आपसे अलग है, या फिर कलर को लेके किसी तरह का नफरत नहीं होना चाहिए। फ्रीडम के कई एस्पेक्ट्स बताए कि फॉर किड इट इज़ टू रन एंड प्ले। बच्चों के लिए जहाँ फ्रीडम, आज़ादी जो है, रन एंड प्ले है, दौड़ भाग करना, खेलना कूदना है, वहीं फॉर एडल्ट इट इज़ टू फुलफिल द नीड ऑफ हिज ओन एंड हिज फैमिली। वयस्कों के लिए, जो युवाओं के लिए, ये अपना और अपना फैमिली का नीड जो है उसे फुलफिल करना ही एक फ्रीडम है। रियल फ्रीडम मीन्स इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन। ये कहते हैं रियल फ्रीडम वही है जो सभी को सम्मान अधिकार दे, माने समानता स्थापित करे, सबको बराबर का अधिकार दे। और ये भी कहते हैं कि बहादुर व्यक्ति वह नहीं जिसे डर नहीं लगता। जब ये माने स्पीच में ये बीच में कहते हैं, काफ़ी अच्छे लाइन है ये, बहादुर व्यक्ति वह नहीं जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह होता है जो डर पे भी विजय प्राप्त करता है। तो ये कहते हैं कि व्यक्ति के कई दायित्व होते हैं अपने परिवार के प्रति और बच्चों के प्रति, भाई बहन के प्रति, लेकिन एक और दायित्व है, एक और फर्ज है जो अपने देश के प्रति है, और उसे इंसान को किसी भी कीमत में निभाना चाहिए। तो ये स्टोरी है, और ये फाइनली इसका ये चैप्टर ऑटोबायोग्राफी बाय नेल्सन मंडेला ये यहीं पे ख़त्म होता है। लास्ट में ये भी बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपने देश और समुदाय के प्रति जो भी कर्तव्य है, जो फर्ज है, उसे निभाना ही चाहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।